हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है दैनिक टेक्निकल क्लासेज में। हम पढ़ रहे थे वैद्युत मापन यंत्र मतलब इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट सिस्टम, जिसमें हमने 52 क्वेश्चन ऑलरेडी 1 और 2 सीरीज में कंप्लीट कर लिए थे। तो ये जो मेजरमेंट सिस्टम की तीसरी सीरीज़ है। हम आपने जो आगे के क्वेश्चन है उनको कंप्लीट करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते 53 से। देखो भैया जी, मूविंग आयरन कॉल यंत्र। कौन सा? मूविंग आयरन कॉल। मूविंग कॉल यंत्र का मतलब जिसमें कॉल मूव करेगी, जैसे कि आप चित्र में देख सकते हो। तो कुछ इस तरह का स्केल्स होता है, कुछ इस तरह का ग्राफ्स बनाते हैं, और इस तरह का इसका इंस्ट्रूमेंट सिस्टम होता है जिसमें कॉल मूव करती है और जो आयरन है वो स्थिर रहती है। तो पूछ रहा है कि मूविंग कॉल यंत्र कितने टाइप्स के होते हैं। देखो, ये 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है स्थायी, जिसको कहते हैं पीएमएमसी। क्या कहते हैं? पीएमएमसी, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉल इंस्ट्रूमेंट। दूसरा होता है डायनेमो प्रकार के। तो 2 प्रकार के ये इंस्ट्रूमेंट होते हैं। जो मूविंग कॉल यंत्र है वो 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? स्थायी चुंबक और डायनेमो प्रकार के। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो 54, मूविंग कॉल यंत्र। जो ये इंस्ट्रूमेंट हैं मूविंग कॉल वाले, जिसमें कॉल को मूव किया जाता है, ये किस प्रकार ये करते हैं? तो भैया जी, ये जो यंत्र हैं ये एसी और डीसी दोनों पर कार्य करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन याद रखना आपको पीएमएमसी। कौन सा? पीएमएमसी। ये नेक्स्ट वाला क्वेश्चन वही है, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉल। ये केवल डीसी पे वर्क करता है, ये केवल डीसी सप्लाई पे वर्क करता है। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में क्लियर कर लेंगे इस चीज़ को। तो 54 का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो मूविंग कॉल है वो एसी और डीसी दोनों प्रकार की सप्लाई पर कार्य कर सकता है। नेक्स्ट देखो 55, मूविंग कॉल स्थायी चुंबक। इसको इंग्लिश में बोलते हैं पीएमएमसी। पीएमएमसी का मतलब क्या? परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉल। ये केवल भैया जी डीसी सप्लाई पर कार्य करता है। ठीक है ना? किस पे? तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जामों में पूछा गया है। ठीक है ना? तो इसको हमेशा याद रखना। जो पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट है वो केवल डीसी सप्लाई पर ही वर्क करता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो एम डॉट सी, मतलब मैग्नेटिक कॉल यंत्रों की तुलना में मैग्नेटिक आयरन यंत्रों की लागत कैसी होती है? देखो भैया जी, ये कम होती है लागत। ठीक है ना? ये इंस्ट्रूमेंट बनने में हमें कम लागत होती है, बजाय इसके मूविंग कॉल वाले थोड़े महंगे होते हैं, लेकिन अच्छे यही होते हैं मूविंग कॉल वाले। वो नेक्स्ट क्वेश्चन में जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट इसी से रिलेटेड है। देखो याद रखना, जो मूविंग आयरन है वो होते तो कीमत में कम, लेकिन इतने शुद्ध नहीं होते। ये जो मूविंग कॉल वाले हैं ये इंस्ट्रूमेंट थोड़े से महंगे होते हैं, लेकिन इनकी जो रीडिंग है वो काफ़ी शुद्ध होती है। चलो देखते हैं। तो 56 में ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, मूविंग कॉल यंत्रों की शुद्धता मूविंग आयरन यंत्रों की तुलना में अधिक होती है। ठीक है ना? ये मान अधिक शुद्ध प्राप्त करते हैं बजाय इनके। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। मूविंग कॉल यंत्र मजबूत होते हैं, बिल्कुल सही बात है। शुद्ध होते हैं, बिल्कुल सही बात है। कम शक्ति खर्च करते हैं, बिल्कुल शुद्ध, बिल्कुल सही बात है। उपयुक्त तीनों गुण इसमें मौजूद रहते हैं। किसमें? मूविंग कॉल में। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 58 का डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, मूविंग कॉल यंत्रों की तुलना में मूविंग आयरन यंत्र की खपत। देखो भैया जी, ये खपत भी कम करते हैं। ठीक है ना? ये जो खपत है ये खपत भी क्या करते हैं? कम करते हैं, क्योंकि ये ज़्यादातर डीसी सप्लाई पर वर्क करते हैं, इसलिए ये इनकी जो ऊर्जा है वो भी कम खर्च होती है बजाय इनके। ठीक है ना? तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो एमीटर की रेंज बढ़ाने के लिए। देखो माना कि ये कोई एमीटर है और उसकी रेंज बढ़ानी है अपन को, तो ये तो हम पहले भी कर चुके हैं। यदि एमीटर की रेंज बढ़ानी है तो उसके समांतर में एक लो प्रतिरोध लगा दो आप। ठीक है ना? उसके समांतर में लो प्रतिरोध लगा दो। देखो एमीटर कॉल के साथ श्रेणी क्रम में तो नहीं लगाएंगे अपन, ये दोनों श्रेणी क्रम वाले ऑप्शन तो गलत। तो एमीटर कॉल के साथ समांतर क्रम में निम्न मान का प्रतिरोध जोड़ो, बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो यदि आपकी एमीटर की रेंज बढ़ानी है
तो उसके समांतर क्रम में लो प्रतिरोध मतलब निम्न प्रतिरोध का मान जोड़ दो तो उसकी रेटिंग या फिर उसकी रेंज बढ़ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो 61, वोल्टमीटर की रेंज बनानी, जस्ट इसके रिवर्स अपन को रिवर्स करना है। तो वोल्टमीटर है, वोल्टमीटर के श्रेणी क्रम में हम हमेशा उच्च प्रतिरोध ऐड करते हैं। क्या करते हैं भैया जी? उच्च प्रतिरोध ऐड किया जाता है तो इसकी रेंज बढ़ जाएगी वोल्टमीटर की। देखो वोल्टमीटर के साथ उच्च मान का प्रतिरोध श्रेणी क्रम बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 61 का ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, खालिस्तान द्वारा परिपथ की वोल्टेज तथा धारा मापने के लिए गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया। ये वही क्वेश्चन है, दोनों को कनेक्ट कर दिया एक दूसरे से, ठीक है ना। तो देखो यदि गैल्वेनोमीटर को धारा मापना है तो धारा के संट मान के लिए अपन प्रयोग करेंगे, और वोल्टेज नापना है तो उसके श्रेणी क्रम में एक प्रतिरोध लगा देंगे। दोनों जो क्वेश्चन थे पिछले वाले वो इसमें कमांड कर दिए, और ये प्रश्न मैंने शायद पिछली सीरीज में भी बताया था। यदि गैल्वेनोमीटर को एमीटर बनाना है हमें, ठीक है ना, गैल्वेनोमीटर को यदि एमीटर बनाना है तो इसके समांतर में लो प्रतिरोध कर देंगे, और यदि गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर बनाना है तो इसके सीरीज में हाई प्रतिरोध को ऐड कर देंगे। तो ये वोल्टमीटर की तरह कार्य, यहाँ तो ये वोल्टमीटर की तरह कार्य करेगा, यहाँ ये एज ए एमीटर की तरह कार्य करेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, वोल्टमीटर की तुलना में एमीटर की लागत भैया जी कम होती है। देखो इस चीज़ को समझने का प्रयास करो। देखो वोल्टेज की जो रेटिंग होती है ना बहुत हाई होती है, आपने देखा होगा 132 kV, ठीक है ना, 11 kV, 22 kV, ठीक है ना, इसके बाद में 220 वोल्टेज, 440 वोल्टेज। लेकिन एम्पियर की जो रेटिंग होती है वो हमेशा 5 एम्पियर हुई, 10 एम्पियर हुई, 20 एम्पियर तो मैक्सिमम होती है लगभग, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को यहाँ बात प्रोटेक्शन की आ जाती है, जितने ज़्यादा वोल्टेज होंगे तो वहाँ प्रोटेक्शन के लिए उतनी अपन को वैल्यूज़ रखनी पड़ेंगी, उतनी अपन को डिवाइस ऐड करनी पड़ेंगी। तो उस लिहाजे से जो ये वोल्टमीटर है थोड़े कॉस्टली पड़ते किसकी बजाय, एमीटर की बजाय। तो ये कम होती है, मतलब वोल्टमीटर की तुलना में एमीटर में लागत कम लगती है, वोल्टमीटर में लागत थोड़ी सी ज़्यादा लगती है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो ये जी, आप कैसे पहचानोगे कि मीटर मूविंग आयरन टाइप का है या फिर मूविंग कोल टाइप का है। देखो भैया जी, स्केल के प्रकार से बिल्कुल स्केल में दोनों में अंतर होगा। जो मूविंग आयरन वाला है उसका अरेखीय होगा, मतलब स्टार्टिंग में संरेख होगा पर धीरे धीरे ये गैप होता जाएगा। लेकिन मूविंग कॉल वाला हमेशा इक्वलेंट मिलेगा आपको, ठीक है ना, जो डिस्टुएट रहेगा वो इक्वलेंट रहेगा। दूसरा, मूविंग कॉल में हमेशा प्लस माइनस रहेंगे क्योंकि ये डीसी पे भी वर्क करता है, ठीक है ना। तो टर्मिनल की मार्किंग से पहचान सकते हैं, मीटर प्लेट पर दिए गए चिन्हों के द्वारा भी इस चीज़ को पहचाना जा सकता है कि किस टाइप्स का हम मीटर यूज कर रहे हैं। तो उपरोक्त सभी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भैया जी 64 में डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ये सारी चीज़ों को पहचान सकते हैं, कौन सा मूविंग आयरन है और कौन सा मूविंग कॉल है। इन तीनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपन इंस्ट्रूमेंट के टाइप्स को पहचान सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, परिपथ की शक्ति पूछ रहा है। शक्ति क्या होती है, P बराबर V गुना I, ठीक है ना। तो इसको तो नापते वाट मीटर, किसे नापते, W में नापा जाता है वाट मीटर। तो ऑप्शन इस तरह का कुछ वाट मीटर होता है, देख लो। तो ये इस तरह का है जिसके द्वारा अपने की वो शक्ति मापी जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, विद्युत ऊर्जा। देखो विद्युत ऊर्जा क्या है, जो वाट है वो कितने समय तक यूज कर रहे हैं हम, उसका ही योग क्या हो जाती है, विद्युत ऊर्जा हो जाती है। तो इसको जो नापने के लिए जो मीटर का यूज किया जाता है वो होता है किलो WH, मतलब किलोवाट आवर मीटर। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। देखो इन दोनों क्वेश्चन में कन्फ्यूज मत होना, मैं पहले बता रहा हूँ, दोनों क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। 65 में पूछ रहा है कि परिपथ की शक्ति का मतलब है P बराबर V गुना I। तो शक्ति को नापते हैं हमेशा वाट मीटर में, ठीक है ना, और विद्युत ऊर्जा को हमेशा किलोवाट आवर में नापा जाता है। तो इन प्लीज करके इन दोनों क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं हो मैं, ठीक है ना। तो 66 में तो किलो WH आवर मीटर ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा, 65 में बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो भैया जी,
प्राय उपयोग किए जाने वाले वाट मीटर होते हैं, वाट मीटर का मतलब डब्ल्यू मीटर, वाट मीटर का मतलब डब्ल्यू मीटर किस टाइप्स के होते हैं, तो याद रखना हमेशा ये डायनोमोमीटर प्रकार के होते हैं। किस टाइप के होते हैं, डायनोमोमीटर। और होने का कारण क्या है, क्योंकि ताकि ये एसी और डीसी दोनों पे वर्क कर सके, इसलिए हम ज़्यादातर डायनोमो प्रकार के यूज करते हैं। कौन, वाट मीटर, ठीक है ना। क्योंकि जो डायनोमो प्रकार के मीटर हैं, वो जो डायनोमो प्रकार के जो वाट मीटर हैं वो एसी और डीसी सप्लाई दोनों पर वर्क करते हैं, इसलिए ज़्यादातर हम इसी को ही इसी प्रकार के वाट मीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखो, डायनोमीटर प्रकार के वाट मीटर बिल्कुल एसी डीसी दोनों सप्लाई पर वर्क कर सकते हैं, तो 68 में सी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, प्राय उपयोग होने वाले सिंगल फेज ऊर्जा मीटर, सिंगल फेज, ये फेज की बात कर रहा, सिंगल फेज जो अपने घरों में यूज में लेते हैं वो हमेशा इंडक्शन प्रकार का होता है। किस प्रकार का, इंडक्शन। याद रखना जो इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, ये केवल एसी सप्लाई पे वर्क करता है। किस पे करता है भैया जी, एसी ही सप्लाई पर वर्क करता है इंडक्शन टाइप का, डीसी सप्लाई पर वर्क नहीं करेगा इंडक्शन टाइप का, केवल एसी सप्लाई पर ही ये वर्क करेगा। तो 6-9 में सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर आ जाएगा। जो भी हम सिंगल फेज में जो यूज लेते हैं वो हमेशा इंडक्शन टाइप के प्रकार का ही मीटर का यूज लिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो भैया जी, किसी डीसी परिपथ की ऊर्जा मापने के लिए प्रयुक्त होने वाले ऊर्जा मीटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये बात कर रहा है ऊर्जा की, न की शक्ति की बात कर रहा है। ऊर्जा के लिए डीसी परिपथ की ऊर्जा मापने के लिए हमेशा एम्पीयर घंटे प्रकार का प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना भैया जी। तो 70 में ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। किस प्रकार का, एम्पियर हावर मीटर या एम्पियर घंटे प्रकार के मीटर का प्रयोग किया जाता है डीसी परिपथ की ऊर्जा को नापने के लिए। 71 देखो, ऊर्जा मीटर की मीटर स्थिरांक, मीटर स्थिरांक का मतलब है कि कितने चक्र प्रति किलोवाट हावर से रेवोल्यूशन कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। RAB प्रति kWh ही इसका आंसर है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, सिंगल फेज मीटर की जरूरी आवश्यकताएं, जो सिंगल फेज मीटर हम यूज में लेते हैं इंडक्शन टाइप का, उसमें कौन कौन सी चीज़ें आवश्यक हैं। अभिलेखन यंत्रावली बिल्कुल जरूरी है, प्रचालन यंत्रावली बिल्कुल आवश्यक है, चर यंत्रावली बिल्कुल आवश्यक है, तो उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। सिंगल फेज मोटर है, उसमें हमेशा इंडक्शन टाइप का ही मीटर का प्रयोग किया जाता है, और इस मीटर को चलाने के लिए, सुचारू रूप से चलाने के लिए, सुचारू रूप से वर्क करने के लिए इन तीनों चीज़ों की, तीनों जो यंत्रावली उनकी आवश्यकता होती है। अभिलेख यंत्रावली, प्रचालन यंत्रावली और चर यंत्रावली, तीनों की ही आवश्यक, तीनों की रिक्वायरमेंट होती है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, दाब कुंडली, दाब कुंडली का मतलब है प्रेशर कोर। इसका मतलब है प्रेशर कोर, जिसको हम समांतर में कनेक्ट करते हैं। अब देखो भैया जी, जब समांतर में कनेक्ट कर रहे हैं तो हम चाहते हैं रेजिस्टेंस कम से कम रहे। रेजिस्टेंस कम होने के लिए क्या है, उसको महीन धागों के पतले पतले वायर यूज करेंगे, लेकिन उनकी क्वांटिटी ज़्यादा रहेगी। तो महीन धागे, जो वो महीन धागे हैं, उनके अधिक लपेटों का प्रयोग किया जाता है। तो देखो, महीन वायर की अधिक लपेटों की संख्या का प्रयोग किया जाता है किसमें, दाब कुंडली में। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। जो दाब कुंडली है, जिसको प्रेशर कॉल के नाम से जानते हैं, जो कि समांतर क्रम में जुड़ी होती है, वो हमेशा महीन वायर मतलब पतले पतले वायर, कॉपर वायर होते हैं, उनके अधिक लपेटों की संख्या बहुत अधिक होती है, उसका प्रयोग किया जाता है। तो 73 में ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, ऊर्जा मीटर की गति खालिस्तान द्वारा नियंत्रित की जा सकती है। देखो, शंट चुंबक, बाहरी चुंबक और सरणि चुंबक तो होती ही नहीं है मीटर में, ठीक है ना। तो ऑटोमेटिक आंसर आ गए ब्रेकिंग चुंबक के द्वारा। जो अपन का एनर्जी मीटर है, जो इंडक्शन टाइप का होता है, उसकी ऊर्जा मीटर की जो गति है उसको ब्रेकिंग चुंबक के द्वारा ही नियंत्रित किया जा सकता। तो 74 में ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, मेगर का प्रयोग, देखो मैं चित्र में दिखा सकता हूँ, ये होता है, देखो
आप मेगर के चित्र में देखोगे तो एम और उसके बाद में ओम का सिंबल्स दे रखा है, ठीक है ना। तो मतलब इससे तो स्पष्ट है कि प्रतिरोध नापने के काम आता है। तो मेगर का काम क्या है, प्रतिरोध को नापना, ठीक है ना। लेकिन मेगर का मतलब है मेगा ओम में प्रतिरोध नापना, और मेगा ओम अपने आप में बहुत उच्च प्रतिरोध है। तो निम्न प्रतिरोध, मध्य प्रतिरोध को तो ये तो नहीं नापेगा, लेकिन उच्च प्रतिरोध को बिल्कुल ये नापता है। देखो यदि उच्च प्रतिरोध की जगह बहुत उच्च प्रतिरोध आया तो मुझे लग रहा है आंसर बहुत अच्छा होता, ठीक है ना। लेकिन इसमें आंसर ये थोड़े अलग टाइप्स के दे रखे हैं, तो उसी के अनुसार रह जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर हो जाएगा, उच्च प्रतिरोध। देखो इसके नाम से स्पष्ट है, मेगर का मतलब है मेगा ओम में, किसे, मेगा ओम में प्रतिरोध को नापने वाला उपकरण मेगर कहा, जो मेगर कहते हैं, ठीक है ना। इसको जैसे इसमें ये तो इलेक्ट्रॉनिक्स टाइप का है, लेकिन जो मैकेनिकल टाइप्स का होता है उसके हैंडल की सहायता से घुमाया जाता है, उसके बाद वो रीडिंग देता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हम बाद में चर्चा कर लेंगे, लेकिन फिलहाल क्वेश्चन है, अपन क्वेश्चन पे पुटअप करते हैं। जो 75 है उसमें ऑप्शन नंबर 20 तक करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जो मेगर है, मेगर का प्रयोग मेगा ओम में प्रतिरोध के मान को कैलकुलेट करने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी मतलब उच्च प्रतिरोध इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो बच्चों आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो अपन नेक्स्ट सीरीज में अपन कंप्लीट कर लेंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा देखें, और जो भी कोई प्रॉब्लम्स हैं, आपको जो भी कोई मतलब क्वेश्चन में प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स मतलब डाल सकते हैं आप। और आपको नहीं मतलब आपको फिर भी कोई दिक्कत है तो आप डायरेक्ट उसमें कमेंट्स जाके पूछ सकते हैं चीज़ों को। प्लीज़ मुझे आपके सपोर्ट की आवश्यकता है, तो थोड़ा सा सपोर्ट करें। जो भी इससे रिलेटेड, इस ट्रेड से रिलेटेड बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं, इनको के साथ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। चलो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। चलो ओके, थैंक यू।